वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर से फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और फिजियोलॉजी पॉइंटर के रूप में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होम साइंस बाय प्रियंका मैम सर्च करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जहाँ पर आप लोगों को जो क्लास का PDF है वो फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे पहले भी हम लोग फिजियोलॉजी कई क्लासेस कर चुके हैं, वो भी पॉइंटर फॉर्म में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो आज हम लोग यहाँ से जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट करेंगे। आज DNA के बारे में पहले पढ़ते हैं कि DNA क्या होता है। तो पहले समझते हैं DNA की फुल फॉर्म क्या होती है। DNA की फुल फॉर्म क्या होती है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। जिस पे एग्ज़ाम में फिजियोलॉजी आती है उसमें ये सारे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। RNA की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। DNA के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो फॉस्फोरस मिलता है। क्वेश्चन आता है DNA में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा जो तत्व है, जो मिनरल में पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? फॉस्फोरस पाया जाता है। DNA की संरचना किस तरीके की होती है? तो डबल स्टैंडर्ड वाली होती है। जो DNA होता है उसकी संरचना कैसी होती है? डबल स्टैंडर्ड वाली होती है। और इसकी खोज किसने की? तो वाटसन एंड क्रिक ने की। किसने की? वाटसन और क्रिक ने की। DNA में क्या क्या पाया जाता है? तो ये जानते हैं कि DNA में क्या पाया जाता है। तो DNA में एडेनाइन और क्या होता है? थायमिन होता है। एडेनाइन होता है और थायमिन होता है। A और T से याद कर सकते हैं। एडेनाइन होगा और थायमिन होगा। जहाँ एडेनाइन और थायमिन होता है वहाँ पर कैसा बॉन्ड होता है? वहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। कैसा होता है? डबल बॉन्ड वहाँ पर होता है। कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। और जहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो DNA में क्या होता है? एडेनिन होता है, थायमिन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है। DNA के अंदर ये चार चीज़ें मिलती हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ पर एडेनिन और थायमिन होता है वहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। और जहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन होता है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब समझते हैं RNA की संरचना। तो RNA की संरचना कैसी होती है? RNA जो RNA होता है उसकी संरचना कैसी होती है? सिंगल स्टैंडर्ड होती है। कैसी होती है? सिंगल स्टैंडर्ड होती है RNA की संरचना। जबकि DNA की संरचना कैसी होती है? डबल स्टैंडर्ड होती है। और RNA की संरचना कैसी होती है? सिंगल स्टैंडर्ड होती है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो राइबोस शुगर है वो किस में मिलता है? जो राइबोस शुगर है वो किस में पाया जाता है? तो RNA में पाया जाता है। RNA में क्या पाया जाता है? राइबोस शुगर पाया जाता है। और RNA के अंदर क्या क्या होता है? तो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो अभी DNA में क्या होता है? DNA में यूरेसिल नहीं होता है। यूरेसिल की जगह पर क्या होता है? वहाँ पर जो DNA है उसमें यूरेसिल की जगह पर क्या होता है? तो वहाँ पर ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, एडेनिन होता है और थायमिन होता है। तो थायमिन इसमें नहीं है। यहाँ पर क्या है? RNA में यूरेसिल होता है। तो DNA के अंदर क्या होता है और RNA के अंदर क्या होता है, ये पूछा जाता है। DNA और RNA में सारी चीज़ें सेम है, केवल एक चीज़ का डिफरेंस है, उसमें थायमिन है और इसमें क्या है? यूरेसिल है। तो जो RNA उसमें एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा और क्या होगा? जो साइटोसिन होता है वो होता है और क्या होता है? साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। तो RNA में यूरेसिल होता है, बल्कि थायमिन नहीं होता है। DNA से RNA बनना क्या कहलाता है? जब DNA से RNA बनता है तो क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। DNA से RNA बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो बनता है, वो क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और RNA से प्रोटीन बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन कहलाएगा। RNA से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? ट्रांसलेशन कहलाती है। प्रोटीन की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? जो प्रोटीन है उसकी अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? ट्रांसला कहलाती है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोटीन की अंतिम अवस्था क्या कहलाएगी? ट्रांसला कहलाती है। अगर DNA से DNA बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा? रिप्लिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन कहलाता है। जो कोशिका विभाजन होता है तो क्या होता है? जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो जो कोशिका विभाजित होती है वो कोशिका कौन सी होती है? मदर सेल होती है। बहुत बार पूछा गया है।
कि जो कोशिका विभाजित होती है वो कोशिका कौन सी कोशिका कहलाती है। तो जो विभाजित होने वाली कोशिका को क्या कहा जाता है, मदर सेल कहा जाता है, और विभाजन के बाद बनने वाली कोशिका को क्या कहा जाता है, डॉटर सेल कहा जाता है। तो यहाँ तक चीज़ें हम लोगों ने देखी, एक बार फिर देख लेते हैं। आरएनए की संरचना कैसी होती है, तो सिंगल स्टैंडर्ड होती है। कैसी होती है, सिंगल स्टैंडर्ड होती है। और आरएनए में क्या पाया जाता है, तो राइबोज शुगर पाया जाता है। आरएनए के अंदर क्या क्या होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, और साइटोसिन होता है, और साथ ही क्या होता है, यूरेसिल होता है। जबकि डीएनए में यूरेसिल की जगह क्या होता है, थाइमिन होता है। ठीक है। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। और आरएनए से प्रोटीन जब बनेगा तो क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन कहलाएगा। ठीक है। और प्रोटीन की अंतिम अवस्था क्या कहलाएगी, ट्रांसला कहलाती है। डीएनए से डीएनए जब बन जाएगा तो क्या कहलाएगा, रिप्लिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिप्लिकेशन कहलाएगा। कोशिका विभाजित होती है, कोशिकाएं क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। तो कोशिका जो विभाजित होती है, उसको जो कोशिका विभाजित होती है वो कोशिका कौन सी होती है, मदर सेल होती है। मतलब जो कोशिका नई कोशिका को जन्म देगी वो कौन कौन सी होती है, वो मदर होती है। और जन्म होने के बाद जो नई कोशिका बनती है वो कौन सी होती है, वो डॉटर सेल होती है। तो विभाजित होने वाली कोशिका को क्या कहा जाता है, मदर सेल कहा जाता है। और विभाजन के बाद जो नई कोशिका बनती है उसे क्या कहा जाता है, डॉटर सेल कहा जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और बहुत बार इसमें से ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बार पूछी गई हैं। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि कोशिकाओं में विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका जो है वो विभाजित होती है, लेकिन कितने प्रकार से विभाजित होती है, 3 प्रकार से उसमें क्या होता है, विभाजन होता है। अमीटोसिस होता है, और मियोसिस होता है, और मियोसिस होता है। तो अमीटोसिस होता है, मीटोसिस होता है, और मियोसिस होता है। 3 चीज़ें होती है। कोशिकाओं का विभाजन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। अमीटोसिस, मीटोसिस, और क्या होता है, मियोसिस होता है। 3 प्रकार से विभाजन होता है। तो मिटोसिस जो स्टेज है उसमें क्या होगा, जो मिटोसिस स्टेज है उसमें क्या होगा, इंटरफेज स्टेज होगी, प्रोफेज स्टेज होगी, और मेटाफेज स्टेज होगी, और एनाफेज स्टेज होगी, और टेलोफेज स्टेज होगी। तो इतनी जो स्टेजेस हैं वो मिटोसिस में होती हैं। कितने स्टेजेस होती हैं, पहले समझते हैं कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। दोबारा समझते हैं कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार से होता है। क्या होता है, जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अमीटोसिस होती है, और मिटोसिस होती है, और मियोसिस होती है। कितनी होती है, 3 प्रकार की होती हैं। अमीटोसिस होती है, मियोसिस होती है, और क्या होता है, मिटोसिस होती है, और मियोसिस होती है। तो 3 ये जो है वो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया है। मिटोसिस होती है और मियोसिस होती है। कोशिकाएं 3 प्रकार से विभाजित होती हैं, अमीटोसिस, मियोसिस और मियोसिस। उसके बाद मीटोसिस जो होती है उसकी स्टेजेस कितनी होती है, जो मीटोसिस विभाजित कोशिका है वो कितने स्टेज पे विभाजित होती है, तो उसकी कई सारी स्टेजेस होती हैं। पहले वो इंटरफेज में होगी, फिर प्रोफेज में विभाजित होगी, फिर मेटाफेज आएगा, फिर एनाफेज आएगा, और लास्ट में कौन सा आएगा, टेलोफेज आएगा। तो मिटोसिस जो स्टेज है, उस जो कोशिका मिटोसिस में विभाजित होती है वो कितने चरण दर चरण क्या होती है, विभाजित होती चली जाएगी। तो पहले वो इंटरफेज में हो जाएगी, फिर प्रोफेज में जाती है, फिर मेटाफेज में जाती है, फिर एनाफेज में जाती है, और लास्ट में क्या होता है, टेलोफेज में जाती है। तो जो मिटोसिस है, जो समसूत्री विभाजन की जो कोशिका होती है, जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें कितनी स्टेजेस होती हैं, तो उसमें कितनी होती हैं, 5 स्टेजेस होती हैं। पहले इंटरफेज होता है, फिर प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, फिर एनाफेज होता है, और फिर टेलोफेज होता है। ये सारी जो स्टेजेस हैं वो पूछी जाती हैं कि जो समसूत्री विभाजन होता है उसके चरण, उसकी स्टेजेस कितनी होती है। तो 5 स्टेजेस होती हैं समसूत्री विभाजन की। पहले समसूत्री विभाजन क्या होगा, पहले इंटरफेज होगा, फिर प्रोफेज होगा, फिर मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज होता है, फिर टेलोफेज होता है। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंटर फॉर्म में देख रहे हैं, तो जितनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस में प्रभावित होता है। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उसमें क्या प्रभावित होता है, तो जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो प्रभावित होता है। कलर ब्लाइंडनेस में प्रभावित क्या होता है, जो क्रोमोसोम होगा वो कौन सा होगा, जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो
कलर जो ब्लाइंडनेस है उसमें प्रभावित होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उसमें कौन सा प्रभावित होता है, जो कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है। मेनली ये पूछा जाता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उसमें कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है, तो जो एक्स क्रोमोसोम है वो प्रभावित होता है। अब समझते हैं सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है और इसे किसमें होता है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है, और ये केवल फीमेल्स में होता है। जो टर्नर सिंड्रोम है वो किसमें देखने को मिलता है, फीमेल्स में देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, इस सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम है उनकी संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या है, तो इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या है वो कितनी हो जाती है, बढ़ करके 47 हो जाती है, और ये केवल मेल में होता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, एक क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और क्लाइनफिल्टर में क्या होगा, एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। जो टर्नर होता है वो केवल फीमेल्स में होता है, और जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है वो मेल्स में केवल देखने को मिलता है। तो क्लाइनफिल्टर में क्या होगा, जो क्लीनफिल्टर सिंड्रोम उसमें क्या होगा, संख्या क्रोमोसोम की 47 हो जाती है। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है, और जो टर्नर सिंड्रोम है वो केवल फीमेल्स में होता है। जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है वो केवल मेल्स में देखने को मिलता है। अगला सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जीभ तथा होंठ मोटा हो जाता है। जब किसी को डाउन सिंड्रोम की समस्या होती है तो उसका जो जीभ होती है और जो होंठ होते हैं वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल, जैसे नॉर्मल सबके होते हैं, ह्यूमंस में होते हैं, वैसे नहीं होते। उसकी जो जीभ होती है और जो होंठ होते हैं बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हो जाते हैं, मतलब वो एक तरीके से असाधारण तरीके से दिखाई देते हैं। तो ये क्या होता है, ये कौन सी समस्या के कारण होता है, ये डाउन सिंड्रोम की समस्या के कारण देखने को मिलता है। कुछ व्यक्ति की जो होंठ और जीभ है वो कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। और ये जो सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में देखने को मिलता है। तो डाउन सिंड्रोम का लक्षण क्या है कि जीभ तथा जो होंठ है वो मोटे हो जाते हैं, और ये किसमें होता है, मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। अगला है पटाउ सिंड्रोम। कौन सा है, पटाव सिंड्रोम है। तो इसमें क्या होगा, जो पटाव सिंड्रोम होता है इसमें जो जिसको भी ये सिंड्रोम होता है वो कैसा होता है, वो मंदबुद्धि का होता है, और साथ ही उसका ऊपर का जो होंठ होता है वो कटा हुआ होता है। तो जो पटाव सिंड्रोम है उसकी विशेषता क्या है, उसमें कौन सा लक्षण दिखाई देता है कि उसमें जो जिस भी व्यक्ति को ये सिंड्रोम होगा वो मंदबुद्धि का होता है, मतलब उसकी बुद्धि कैसी होती है, मंद बुद्धि का वो होता है। और साथ ही उसका जिसकी विशेषता क्या है, इस सिंड्रोम की पहचान क्या है कि इस सिंड्रोम में जो व्यक्ति होगा उसका ऊपर का जो होंठ होता है वो कैसा होता है, जैसे कि नॉर्मल ये होते हैं लिप, ये होते हैं, तो ऊपर का जो होंठ होता है वो यहाँ से क्या होता है, कटा हुआ होता है, यहाँ से क्या होता है, कटा हुआ होता है। तो ये इस सिंड्रोम की पहचान है कि एक तो वो मंद बुद्धि का होगा, दूसरा क्या होगा, उसका ऊपर का जो होंठ होता है वो कटा हुआ होता है। जबकि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो जीभ और होंठ होते हैं, जैसे कि ये जीभ हो गई और ये होंठ हो गए, तो दोनों क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल नहीं होते, साधारण तरीके से नहीं होते, असाधारण होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाता है इस सिंड्रोम में। और जो डाउन सिंड्रोम है मेल्स और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो कितने सारे पॉइंटर आज इस क्लास में हम लोगों के कवर हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हुई हैं। और सारे पॉइंटर इतने इंपॉर्टेंट है कि आपकी फिजियोलॉजी का कोई भी पोर्शन, जहाँ आपका जो ये पोर्शन जिस भी एग्जाम में आता है वहाँ पर इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।